Assalamualaikum students, hope all of you are fine। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, नेम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। बीएस में देखें तो इस सेमेस्टर नंबर 1 के अंदर जो एक कोर्स पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 1, उसके अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है और बीएससी ज़ूलॉजी की बुक नंबर 1 के अंदर ये चैप्टर जो है वो इंक्लूड है। माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान, मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन ज़ूलॉजी, एंड ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं व्हाट आर सेल्स। मैट्रिक के अंदर पढ़ा है हमने, फिर एफएससी के अंदर, देन बीएससी वगैरह, और आप एमएससी के अंदर भी आप इसको स्टडी करने जा रहे हैं और बीएस ऑनर के स्टूडेंट भी इसको स्टडी करने जा रहे हैं। द सेल लैटिन वर्ड है जिसका मतलब सेल्ला से निकला है, ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है स्मॉल रूम। अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन देखें, इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बायोलॉजिकल, फंक्शनल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। सेल में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सेल जो है वो यूनिसेलुलर जो एक सेल पर मुश्तमिल हों, और मल्टीसेलुलर वो वाले ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हों। यूनिसेलुलर में आते हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, तो और पॉलीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। यूनिसेलुलर में आते हैं मल्टी सेलुलर जो है बाकी ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स हैं या जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है जी, ये थोड़ा सा आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। यही ऑर्गेनाइजेशन, यही मुख्तलिफ किस्म के सेल जो हैं मिलके टिश्यू बनाएंगे, देन ऑर्गन बनेगा, देन ऑर्गन सिस्टम, देन जो है पूरी बॉडी जो है काम फंक्शन परफॉर्म करेगी। सेल हैज़ 3 मेजर कंपोनेंट्स। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं सेल के, चाहे वो सेल प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो सेल यूकैरियोट्स हो। सेल आर इधर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेल जो है वो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, यूकैरियोट सेल एनी सेल दैट कंटेन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, जिनके अंदर न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे जिस सेल के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हैं, गोल्गी एपेटस हैं, तो ये क्या है जी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं। ये ऑर्गेनेलिज जिस सेल के अंदर भी होंगे वो यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनेलिज नहीं होती, वो प्रोकैरियोट्स हैं। एग्जाम्पल है जी यूकैरियोट की, एनिमल है, प्लांट है, फंजाई और प्रोटिस्ट वगैरह आते हैं। जो प्रोकैरियोट की एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया है और आर्ची बैक्टीरिया। न्यूक्लियस अभी हमने पीछे पढ़ा है प्रेजेंट होता है, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर एब्सेंट होता है। यूकैरियोट सेल का जो साइज़ है वो लार्ज होता है और जो प्रोकैरियोट का सेल का साइज़ है वो स्मॉल होगा। डीएनए रेप्लिकेशन हाईली रेगुलेटेड विद सेलेक्टिव ओरिजिन एंड सीक्वेंस। के यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सिलेक्टिव होती है और उनके सीक्वेंस होते हैं। मतलब सीक्वेंस का मतलब ये है उनमें कोडोन्स होते हैं, कुछ इनिशिएशन कोडोन है, कुछ जो टर्मिनेशन कोडोन है कि डीएनए में से जब रेप्लिकेशन होनी है डीएनए की तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएशन होगी, और एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन टर्मिनेशन होगी। तो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं यूकैरियोट सेल के अंदर, जबकि प्रोकैरियोट सेल के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होते, बल्कि रेप्लिकेट इंटायर जीनोम एट वंस, के पूरे का पूरा जीनोम एट अ टाइम जो है वो रेप्लिकेट करता है, डिवाइड होता है। ऑर्गेनिज्म टाइप यूकैरियोट सेल के यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर मोर देन 1
जबकि प्रोकैरियोट सेल के अंदर वन लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए होता है जी। यही सिंगल लूप ऑफ डीएनए फर्दर कॉइल होके डबल लूप भी बना सकता है। एंड आल्सो ए प्लाज्मिड की एक एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। राइबोसोम, यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम होते हैं वो लार्ज होते हैं, 80S होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम है वो स्मॉल होते हैं, 70S होते हैं। ग्रोथ देखें तो यूकैरियोटिक सेल की ग्रोथ जो है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा ऑर्गेनेलीज, पीछे हमने इसको डिस्कस किया है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ऑल यूकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी कि वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन उसको स्टोर करते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव दिस एबिलिटी, और दोनों प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल की ये खसूसियत है कि दोनों के अंदर जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन हैं, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होनी होती हैं, वो दोनों के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं, सेव होती हैं। सेल वॉल देखें तो यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनके अंदर सिंपल होती है, प्लांट और फंजाई के अंदर होती है, लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। और जो प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेल वॉल वो मिलके बनी होती है सेलुलोज से, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है तो वो मिलके बनी होती है जी पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन से। ठीक है जी। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोट की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, और साइटोप्लाज्म जो है वो भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जी हैचरी इन मल्टीसेलुलर एनिमल के बारे में थोड़ी सी एक डायग्राम डिस्कस करते हैं। जो मैंने पहले कहा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ सबसे नीचे देखें एटम की बात हो रही है। एटम जो है एक बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी। ठीक है। और एटम आगे फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर डिवाइड होता है, जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह कहते हैं। एटम मिलके जो है सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं। यही सिंपल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं वो मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। यही मेम्ब्रेन जो है वो फर्दर ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। यहाँ तक ऑर्गेनेलीज तक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करता है। ऑर्गेनेलीज से नीचे की तरफ आएँ तो आप ऑर्गेनेलीज से नीचे आए मतलब मेम्ब्रेन की तरफ आएँ, मैक्रो मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल, एटम की तरफ आएँ, तो यहाँ पर जो कम्प्लेक्सिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ऑर्गेनेलीज तक ये नॉन लिविंग है। ऑर्गेनेलीज फर्दर जाकर अगर सेल बना दें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनेलिज्म मिलके सेल बनाएंगे और सेल जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल फर्दर आगे जाकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एनिमल बनता है। तो सेल से लेके अगर हम एनिमल की तरफ मूव करें तो यहाँ पर जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन आती है वो सेल और ऑर्गेनेलिज के दरमियान में डिफ्रेंशिएशन आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करें सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एनिमल तक, तो जो कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो रही है। जबकि सेल से नीचे की तरफ मूव करें ऑर्गेनेलिज की तरफ, मेम्ब्रेन, मैक्रो मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल, एटम की तरफ मूव करें तो कम्प्लेक्सिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है वाई आर मोस्ट सेल स्मॉल, कि सेल स्मॉल क्यों हैं, इतने छोटे क्यों हैं, हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है जी। सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज बिकॉज ऑफ टू मेन रीजन। इसकी टू रीजन है। नंबर वन, different region of a cell can communicate with each other rapidly for the cell to function effectively। जितने सेल स्मॉल होगा, छोटा होगा, उसकी कम्युनिकेशन दूसरे सेल के साथ रैपिडली होगी, तेज़ी के साथ होगी, और वो फंक्शन भी जो है बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके के साथ करेगा। ठीक है जी। नंबर टू, cells have a large surface area of a volume ratio for greater diffusion of substance in and of the cell।
कि सेल के अंदर जो डिफ्यूज़न होती है वो डिपेंड करती है जी एरिया पे और वॉल्यूम पे। एरिया पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही डिफ्यूज़न होगी, जितना कम वॉल्यूम होगा उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूज़न होगी। तो स्मॉल साइज़ के सेल्स होते हैं उनका एरिया ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न जो है वो इंक्रीज़ होती है, डिफ्यूज़न ज़्यादा होती है, रैपिडली होती है। हाँ जी, अब डिफ्यूज़न में कौन कौन से सब्सटेंस आ सकते हैं? नंबर 1 न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के अंदर दाखिल होते हैं डिफ्यूज़न के ज़रिए। नंबर 2 मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम इंटीरियर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सेल के अंदर से जो बाहर रिमूव होता है वो भी डिफ्यूज़न के ज़रिए होता है। रेस्पिरेटरी गैसेज, जिसमें ऑक्सीजन इनटू सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ सेल, तो ये रेस्पिरेटरी गैसेज डिफ्यूज़न के ज़रिए जो है मूव करती हैं। और इसके अलावा एनी डैमेज टू द सेल कैन बी इजीली रिपेयर्ड, कि जितना साइज स्मॉल होगा वो उसका जो डैमेज है वो उतना ही इजीली जो है वो रिपेयर हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल, यहाँ पे डायग्राम शो हो रही है किसी भी एक सेल की। तो राइट हैंड से शुरू करते हैं कि सेल का जो मेन इंटीग्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है ऊपर। न्यूक्लियस के जो पार्ट है वो नंबर 1 न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियस के गिर्द 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक इनर होती है एक आउटर होती है, दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर प्लाज्म है उसके अंदर क्रोमेटिन होता है, मतलब डीएनए वगैरह होता है। जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो यही क्रोमेटिन जो है वो फर्दर आगे क्रोमोसोम कोआइल होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं। जब सेल ने डिवाइड नहीं करना होता तो यही क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे जो है साइटोस्केलेटन है जी। सेल के अंदर साइटोस्केलेटन क्या होते हैं जी? फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स हैं, इन दोनों साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है, या हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, पॉलीराइबोसोम्स वो वाले राइबोसोम होते हैं जो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, मतलब ऐसे राइबोसोम जो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो उनको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। सिंगल राइबोसोम है। लेफ्ट साइड पे आए, सबसे नीचे गोल्गी अपरेटस आपको नजर आ रहे हैं जी। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, जो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो लिक्विड है, चाहे वो सोल हो चाहे वो जेल हो, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा आपको लाइसोसोम नजर आ रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें, इनकी शेप देखें। उसके अलावा ऊपर राइबोसोम है। अब ये जो राइबोसोम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे हुए हैं। अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे हों उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच ना हो देन उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब यहाँ पे राइबोसोम की 3 किस्में बन गई हैं। एक है पॉलीराइबोसोम जो किसके साथ लगे हुए हैं जी? मैसेंजर आरएनए के साथ। दूसरे सिंगल राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हैं, फ्री हैं। और नंबर 3 यहाँ पे राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे हुए हैं उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उससे ऊपर है जी माइटोकॉन्ड्रिया, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऊपर है जी सेंट्रियोल्स, देन वेजिकल्स और देन फॉर्मिंग वेजिकल। कि ये फॉर्मिंग वेजिकल से यहाँ समझ आ रहा है कि जो भी वेजिकल ने एंटर होना है सेल के अंदर या बाहर रिमूव होना है तो वो किस तरह जो है रिमूव होंगी। तो ये था एक सेल का जो स्ट्रक्चर है एक एनिमल से का। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। एंड ऑफ लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 जो है वो एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के